जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। और ये जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है ये एक्चुअली ब्रांच है फिजिक्स की, जो कि डील करती है कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल वर्क। इसमें हम हीट एनर्जी की कन्वर्जन देखेंगे कि हीट एनर्जी से हम कौन कौन से काम ले सकते हैं, वर्क जो है वो किस तरह से हीट से आप कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं। तो हीट एनर्जी की कन्वर्जन बताएगी हमें। तो इसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये 19th सेंचुरी में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और गोल्ड्समैन। इन्होंने इस्टेब्लिश की गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने की। और ये जो थ्योरी है ये गैसेस के बिहेवियर को बहुत डिटेल से जो है स्टडी करने में हमारी मदद करती है। और ये जो थ्योरी है ये प्रोवाइड करती है एक मैथमेटिकल मॉडल टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैसेस। और इस थ्योरी की बेस के लिए वो कहता है एविडेंस इन फेवर ऑफ थ्योरी इज एग्जिबिटेड इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूज करती है ना गैसेस। गैसेस जो है हमें पता है अगर किसी जगह पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो लो कंसंट्रेशन की तरफ गैस जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाती है, डिफ्यूज़ करना शुरू हो जाती है। जैसे आपके पास एयर फ्रेशनर है, उसको आप एयर फ्रेशनर को अगर आप उसके हैंडल को ऊपर से दबाएं तो उससे जो है वो जो गैस निकलती है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो ये गैस का बिहेवियर ही है कि वो डिफ्यूज़ हो जाती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ऐसे ही जो ब्रोनियन मोशन है स्मोक पार्टिकल्स की। अब स्मोक पार्टिकल्स हैं, अगर एयर पार्टिकल स्मोक के पार्टिकल से कोलाइड करता है तो स्मोक के पार्टिकल की एक डायरेक्शन ऑफ मोशन बन जाती है। कोई और पार्टिकल कोलाइड करता है एयर का स्मोक पार्टिकल से तो स्मोक पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। तो इस ऐसी मोशन को हम कहते हैं ब्रोनियन मोशन। तो ये सारे जो है हेल्प करते हैं, काइनेटिक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी जो है इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, जो भी थ्योरी होती है हम कहते हैं उसके पॉस्टुलेट्स होते हैं जिन पे वो बेस करती है, जिनकी बेस पे आगे सारे हम फिनोमेनास को डिस्कस करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है बेटा कि अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहता है कि थोड़े से वॉल्यूम में गैस अगर है, गैस का थोड़ा सा वॉल्यूम है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है the size of molecules is much smaller than the separation between molecules। जो molecules का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है और उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, सॉलिड जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स बहुत करीब होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में बहुत दूर होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत कम होता है और उनके दरमियान सेपरेशन फासला बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है बेटा द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि वो रेस्ट में नहीं होते आम हालत में, वो रैंडम मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से वो कोलाइड कर रहे होते हैं। और कोलिजन जब होती है तो उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज भी होती रहती है। चौथा पॉइंट है कोलिजन जो होती है ना गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है। हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, इसमें काइनेटिक एनर्जी हम कहते थे कंजर्व रहती है। तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन होती है और उसमें एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है तो वो आगे जाता है, फिर उस किसी और से कोलाइड करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व रहती है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा molecules do not exert force on each other except during the collision। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो बिलियर्ड बाल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एक बाल है तो बाल अगर दूसरी बाल के पास से गुजर जाए तो तब तो साथ वाली बाल पड़ी हुई बाल पे फोर्स नहीं लगती ना,
फोर्स तब लगती है जब एक बाल दूसरी बाल से कोलाइड करती है, कोलिजन करती है। तो कहता है गैस मॉलिक्यूल्स भी ऐसी बिहेव करती है कि जब जब तक मॉलिक्यूल दूसरे से कोलाइड नहीं करता तब तक फोर्स नहीं लगती, पास से गुजर गया तो गुजर गया। तो ये बेटा पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी के, इसकी बेस पे ही हम गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का, चैप्टर 11 का, प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस का हम फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। वो हमें कह सकता है कि प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला ड्राइव करें, उसको डिस्कस करें। हमें ये भी कह सकता है कि शो करें कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो 1/3 रो इंटू वी स्केयर, ये मीन स्केयर वेलोसिटी है, इसको मीन पढ़ते हैं, एवरेज, ये जो नोटेशन लिखा हुआ है। ऐसे ही वो कह सकता है कि शो दैट प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 2/3 n/v हाफ mv स्केयर। इसको एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये एवरेज है, एवरेज का साइन लगा हुआ है ये साइडों पे। एवरेज ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। हम कंसीडर करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कह सकता है कि शो करो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। प्रेशर ऑफ गैस जो है, हम लोग मैकेनिक्स में ये पढ़ते रहे हैं कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ भी हम फोर्स पर यूनिट एरिया ही लिखेंगे, लेकिन फोर्स कैसे मालूम करेंगे वो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से मालूम करेंगे। क्योंकि गैसेज हैं, गैसेज में मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोलाइड करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। तो वहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फोर्स कैलकुलेट करके हम प्रेशर तक पहुँचेंगे। तो इस तरह हम प्रेशर का फार्मूला जो है वो इस तरह से हम ड्राइव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, pressure exerted by the gas is the momentum transferred to the walls of container per unit time per unit area। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही हो गया। मोमेंटम कितना ट्रांसफर होता है किसको, वाल्स को। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है फोर्स के बराबर होता है, उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर बन जाता है। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द वाल्स ऑफ कंटेनर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम चेक करते हैं कि प्रेशर कितना है गैस का। कुछ सिलेंडर है उसमें गैस भरी हुई है तो गेज लगा के आप उसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। हवा जो आप चेक करते हैं टायरों में हवा है कितना प्रेशर है, तो प्रेशर गेज हम लगाते हैं। तो वो एक्चुअली ये बता रहा होता है कि वो जो एयर है, जो गैस है, वो यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लगा रही है, ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है वाल ऑफ कंटेनर के ऊपर, वाल ऑफ टायर के ऊपर, इंटरनल वाल के ऊपर। इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, क्यूबिकल सिलेंडर है। क्यूब ऐसा हमारे पास एक ऐसी डायग्राम है, ऐसी डब्बा है, बॉक्स है लाइक, जिसकी तीनों साइडें बराबर है, लेंथ जो है, ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, उसको हम क्यूब कहते हैं, क्यूबिकल बॉक्स। उसकी सारी साइडों की लेंथ जो है वो बराबर होती है। इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, चंद एक यहाँ पे दिखाए गए हैं। सपोज किया गया है कि ये कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं और वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्सिस भी ड्रा कर लिया, इसको एक्स एक्सिस कह लिया इस लाइन को ऊपर वाली को वाई एक्सिस कह लिया, इसको जी एक्सिस कह लिया। और ये साइडें भी हमने कंसिडर कर ली है, ए बी सी डी साइड जो है, ये फेस, ये दीवार जो है, वाल है इसकी, एक इसके अपोजिट साइड पे है ई एफ जी एच, इसको कंसिडर कर लिया है। और हम कहते हैं इसमें जो मॉलिक्यूल्स है एक ही गैस है, एक तरह की गैस है। सपोज करें नाइट्रोजन है तो सारे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है तो सारी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो सारी ऑक्सीजन है। तो एक जैसी एक ही गैस है तो हर मॉलिक्यूल का मैस एक जैसा होगा। एम मैस हम कंसीडर कर लेते हैं किसी हर मॉलिक्यूल का, और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर मौजूद है। और ईच साइड की लेंथ जो है सिलेंडर की, हर साइड की लेंथ एल है, तो वॉल्यूम बनेगा एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब वॉल्यूम बन जाएगा। और हम कंसीडर करते हैं वेलोसिटी जो है किसी मॉलिक्यूल की, हम v1 कंसीडर कर लेते हैं किसी सर्टेन डायरेक्शन में। कोई एक मॉलिक्यूल अंडर कंसीडरेशन है, उसके लिए हम फाइंड करेंगे फोर्स, और फिर उसके बाद हम तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए जनरलाइज कर लेंगे इस कंसेप्ट को।
तो V1 कोई एक पहला मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी V1 है और किसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी के बेटा 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, x, y और z। स्पेस में हम अगर कंपोनेंट्स ड्रा करें तो मैक्सिमम हम 3 ड्रा कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, V1x, V1y, V1z। और हम सिर्फ x कंपोनेंट की पहले बात कर लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि x कंपोनेंट जो है ना वेलोसिटी का, वो V1x है और मैस m है। तो अब ये मॉलिक्यूल जा रहा है किधर को, इस फेस की तरफ। mv1x मोमेंटम इसका बन जाएगा, m को v1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम बन जाएगा। इस मोमेंटम से ये जा रहा है और जाके इस वाल से कोलाइड करता है। इसका इनिशियल मोमेंटम हम लिख सकते हैं mv1x। और हम कंसीडर करते हैं कि यह वाल से कोलाइड करता है और कोलिजन होती है इलास्टिक। और अगर इलास्टिक कोलिजन होती है तो मॉलिक्यूल रीबाउंड होगा, वापस मुड़ेगा, रीबाउंस बैक होगा, बाउंस बैक होगा विद सेम स्पीड, उसी स्पीड के साथ। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। तो उसका फाइनल मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा, -mv1x हो जाएगा। मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन अगर होती है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो मोमेंटम उसका कंजर्व करेगा, तो -mv1x हो जाएगा डायरेक्शन की वजह से। तो चेंज इन मोमेंटम हम मालूम कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था, -mv1x, और इनिशियल है mv1x। तो -mv1x और -mv1x, तो चेंज है फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने को हम कहते हैं चेंज। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये 1 और 1 2 हो गया, -2mv1x। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। अब आफ्टर रिकॉइल, अब रिकॉइल हुआ है, वो मुड़ा है, बाउंस बैक हुआ है, तो फिर वो मॉलिक्यूल किधर जाएगा, इस फेज की तरफ जाएगा, EFGH की तरफ। अब EFGH से फिर कोलाइड करेगा, रीबाउंड होगा, वापस आएगा, वापस आएगा, फिर आके कोलाइड करेगा ABCD फेज। या हम ये कहें कि अगर ABCD फेज के साथ दूसरी बार कोलाइड करना चाहता है तो यहाँ से इसको L डिस्टेंस इधर को जाना पड़ेगा, फिर वापस L डिस्टेंस इधर को आना पड़ेगा, 2L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अगर वो सेकंड कोलिजन करना चाहता है ABCD के साथ। उसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स विद ABCD। 2L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सक्सेसिव कोलिजन के लिए, सेकंड कोलिजन के लिए। पहली अगर हुई है तो उसके बाद दूसरी कोलिजन करनी है इसी फेस के साथ, तो इस मॉलिक्यूल को जाना पड़ेगा इस फेस तक, यहाँ से फिर वापस आएगा यहाँ पे इसको कोलाइड करने के। तो S इज इक्वल टू, हमें पता है V डेल्टा T होता है, तो जो टाइम लगेगा उसको डेल्टा T वो S/V होगा। S फासला कितना कवर करेगा, 2L, और वेलोसिटी उसकी हमने कंसीडर की थी V1x, मैग्नीट्यूड हम लिख लिए V1x, और डेल्टा T हम लिख सकते हैं फिर 2L/V1x। डेल्टा T आ गया है और डेल्टा P भी आ गया है। डेल्टा T और डेल्टा P का पता चल गया है, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा होता है डेल्टा P/डेल्टा T। तो डेल्टा P को बेटा -2mv1x को डिवाइड कर देंगे 2L/V1x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये V1x ऊपर गया तो V1x का स्क्वायर हो गया, माइनस वैसे ही रहा m/n। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया -mv1x²/n। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है, आपको पता है। ये हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में भी यूज किया था, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस वजह से होना है, मॉलिक्यूल का फोर्स लगानी है किसने, वॉल ने लगानी है। जितनी फोर्स इसने आके वॉल पे लगानी है उतनी फोर्स इसने भी लगानी है, वॉल ने लगानी है इस मॉलिक्यूल। तो जितनी ज्यादा फोर्स मॉलिक्यूल के ऊपर वॉल लगाएगी उतना इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इक्वल होगा फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल। इसको हम F वॉल कहेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल इज इक्वल टू हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। वो कितना था, -mv1x²/n। और जितनी वॉल ने फोर्स लगानी है उतनी ही मॉलिक्यूल ने लगानी है, न्यूटन थर्ड लॉ ये कहते हैं। तो F1x उसे कह लेते हैं, जो एक वन मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है, x एक्सिस में जा रहा था।
तो उसकी फोर्स को हम F1x कह लेते हैं, वो बराबर होगी माइनस ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल। माइनस फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल थी माइनस mv1x स्क्वायर ओवर एल, माइनस और माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, mv1x स्क्वायर ओवर एल आ गया। दिस इज F1x। ये तो एक मालिक्यूल लगाएगा इतनी फोर्स वॉल पे। अब एक मालिक्यूल तो नहीं ना जा रहा होगा, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल जा रहे हो, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल एन मालिक्यूल सपोज करे जा रहे हैं, तो एन मालिक्यूल्स जो है वो कितनी फोर्स लगाएंगे ए बी सी डी फेज पे, तो उसको हम कहेंगे एफ एक्स, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, वो जाके ए बी सी डी फेज पे लगाएंगे, और वो फोर्स टोटल फोर्स होगी वो F1x F2x प्लस अप टू सो ऑन Fnx। तमाम मालिक्यूल्स जो हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, उन सब की फोर्सेस के मजमूए के बराबर होगी। तो हम mv1x स्क्वायर ओवर एल फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए mv2x स्क्वायर ओवर एल अप टू सो ऑन mvnx स्क्वायर ओवर एल, सबको ऐड कर। फोर्स आ गई है एक फेज पे लगने वाली, एक्स फेज पे, ये जो ABCD फेज पे। प्रेशर कितना होगा फिर इस फेज पे, Px कह लो उसे, Px होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, Fx ओवर ए। एरिया क्या है इस फेज का, एल लेंथ ये है, एल लेंथ ये है, तो एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर एरिया हो गया। Fx कितनी है, ये सारी वैल्यूज एज इट इज लिखती है। यहाँ से नीचे से एल कॉमन आ रहा है ना, तो एक एल स्क्वायर इधर बाहर पड़ा हुआ, तो एल क्यूब हो जाएगा। ऊपर से m कॉमन आ गया, तो m ओवर एल क्यूब आ गया इंटू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx। अब m ओवर एल क्यूब को हमने रिप्लेस करना है, हमने फार्मूला बनाना है ना, n ओवर v 2 ओवर 3 n ओवर v हाफ mv स्क्वायर। उसके लिए हम जो है वो ये सारे काम कर रहे हैं। m ओवर एल क्यूब को रिप्लेस करना चाहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी बेटा होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी टोटल डेंसिटी जो होगी वो टोटल मैस, एक मालिक्यूल का मैस m है, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने हैं n से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो टोटल मैस आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, n बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दो, रो ओवर n आ जाएगा, m ओवर एल क्यूब। तो इस फार्मूले में m ओवर एल क्यूब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रो ओवर n। यहाँ रो ओवर n लिख दिया, px बराबर आ गया बेटा रो ओवर n इंटू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx। अब ये जो n था ना इसके रो के नीचे, इसको इस सारे के नीचे लिख लिया, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर टू सो ऑन vnx स्क्वायर ओवर n, रो बाय लिख लिया। ये जो टर्म बनी पड़ी है ये क्या है, एवरेज आप लेते हैं ना, एवरेज मीन, दो वैल्यूज का मीन लेना हो तो क्या करते हैं, दोनों को जमा करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तीन वैल्यूज का मीन लेना हो तो तीनों को जमा करते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं। 100 का मीन लेना हो तो 100 को जमा करते हैं, n का मीन लेना हो तो n को जमा करते हैं, n पे डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी हो तो मीन स्क्वायर होता है, भी मीन भी लेना है, पहले वैल्यूज का स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है। अगर वेलोसिटीज हैं तो सब वेलोसिटीज, पहली वेलोसिटी थी v1x, दूसरी थी v2x, तीसरी अप टू सो ऑन vnx, इन सब को किया स्क्वायर, v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर सब वैल्यूज का, वेलोसिटीज का। फिर इन सब को किया जमा, फिर इनकी जितनी तादाद थी ना n, उस n पे किया डिवाइड, तो ऐसे बनती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि स्क्वायर वेलोसिटीज का मीन ले लिया है, एवरेज ले लिया। एवरेज लेने का यही तरीका है, ऐड कर दो सबको, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो, तो इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये सारी वैल्यू जो है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये इस नोटेशन के साथ vx स्क्वायर लिख लिया, x एक्सिस की तरफ जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो नोटेशन है, ये जो आपको ब्रैकेट सी नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं मीन का साइन है, ये मीन है, इसको पढ़ते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटीज अलोंग x एक्सिस, ऐसे लिख दिया। y के लिए हम लिख सकते हैं py इज इक्वल टू रो इनटू vy स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ऐसे ही मीन स्क्वायर वेलोसिटीज अलोंग z एक्सिस। और मैक्सवेल ने हमें बताया है कि भाई जो मीन स्क्वायर वेलोसिटीज होती हैं वो इक्वल होती हैं रैंडम मोशन के दौरान। जितनी मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग जो के परपेंडिकुलर जो फेस है उस पर लग रही है, जितनी उधर उस तरफ है, उतनी मीन स्क्वायर वेलोसिटीज जो है वो वाई एक्सिस की अलोंग है, उतनी मीन स्क्वायर वेलोसिटीज जो है वो
जी एक्सिस के लॉन्ग स्केयर वेलोसिटीज करके उनका मीन ले लो। तो मैक्सवेल ने हमें बताया है कि भाई ये मीन स्केयर वेलोसिटीज जो है हर एक्सिस के अलोंग इक्वल होती है। हम वी एक्स स्केयर का मीन इज इक्वल टू वी वाई स्केयर का मीन इज इक्वल टू वी जी स्केयर का। इसका मतलब है जहाँ वी एक्स स्केयर लिखा वी वाई स्केयर होगा लिखा वी जी स्केयर लिखा वहां पे एक ही नाम लिख लें वी एक्स स्केयर। वेक्टर सम करेंगे हम वी स्केयर जो टोटल नेट मीन स्केयर वेलोसिटी आएगी उसको कहेंगे वी स्केयर का मीन स्केयर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग जी एक्सिस। हमने कहा था 3 कंपोनेंट, तो तीनों कंपोनेंट्स जो बने थे उनके हमने मीन स्केयर वैल्यूज मालूम थी, उन तीनों को जमा कर लेंगे तो टोटल आ जाएगी मीन स्केयर वेलोसिटी। चूंकि ये बराबर होती हैं एक्स वाई और तो इनको y की जगह पे भी x लिख लिया और z की जगह पे भी x लिख लिया। तीनों बराबर जो है 3 गुना होगी 3 टाइम्स 3 इंटू वी एक्स स्केयर का मीन। तो वी स्केयर बराबर आ गई 3 इंटू वी एक्स स्केयर या वी एक्स स्केयर फिर किसके बराबर आ गई 1/3 3 को इधर ले 1/3 वी स्केयर 1/3 वी स्केयर। जहां पे ये पी एक्स वाली टर्म थी ना बेटा पी एक्स इज इक्वल टू रो वी एक्स स्केयर, जहां पे वी एक्स स्केयर का मीन लिखा था वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 वी स्केयर का मीन। तो ये लिख दिया, ये हो गया रो/3 वी स्केयर का मीन। तो पी एक्स बराबर आ गई रो/3 वी स्केयर का मीन। ये भी वो कह सकता है कि इतना साबित करो शो दैट, इतना तो हो गया। लेकिन अगर वो कहता है 2/3 n/v हाफ एम वी स्केयर मालूम करो तो फिर हम कहेंगे प्रेशर जो होता है ना बेटा याद रखें प्रेशर हर साइड पर कंटेनर की एक जैसा होता है अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म हो गैस। तो आप गेज लगा के गैस भरी हुई किसी सिलेंडर में किसी कंटेनर में किसी साइड पे चेक कर लो प्रेशर एक जैसा ही होता है, सेम प्रेशर हर साइड पे हर वाल पे एक जैसा लग रहा होता है। तो हम पी एक्स पी वाई और पी जी फिर बराबर ही होगा, जितना पी एक्स पे लग रहा होगा उतना ही पी वाई होगा उतना ही पी जी होगा उतना ही होगा, हर जगह पे एक जैसा ही है सेम ही है। तो एक जैसा ही है तो एक ही कंसीडर कर लो, इसको पी लिख लो वो होगा रो/3 इंटू वी स्केयर वी स्केयर और साथ में इसका मीन है मीन स्केयर वेलोसिटी। अब रो की वैल्यू क्या होती है, रो होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम बेटा mn/v आप लिख सकते हैं mn/v टोटल मैस। एक मालिक्यूल का मैस m है n मालिक्यूल है तो टोटल मैस हो जाएगा mn/वॉल्यूम v एज इट इज लिख रो की जगह पे mn/v लिख दिया mn/v लिख दिया। अब m जो है इसको बाहर लिख लो या इसके अंदर लिख लो वी स्केयर के साथ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, m तो कांस्टेंट है एक जैसे ही। m को हम इस एवरेज के साथ ही लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने कॉमन भी निकाला था ठीक। अब दोबारा भी इसके अंदर लिख सकते हैं m स्केयर अंदर m अंदर चला गया तो m वी स्केयर हो गया n/3v। अब ना हमने बनाना है 1/2 m वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी बनानी है। तो 2 से बेटा इधर डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई भी बाहर कर लो मल्टीप्लाई भी कर लो डिवाइड भी कर लो तो मैथमेटिकली इस पर कोई असर नहीं होगा नुकसान नहीं होगा इसका। 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी कर लिया तो 2n/3v बन गया इंटू हाफ एम वी स्केयर। ये एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है तो प्रेशर का फार्मूला बन गया। n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये तो कांस्टेंट है, v है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या आपके पास कंटेनर है वो भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट 3 भी, ये सारी टर्म कांस्टेंट है 2/3 n/v ये कांस्टेंट है। n/v को हम n0 भी कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह पे ऐसे भी लिखा देखिएगा। और ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू हाफ एम वी स्केयर, या हम लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम वी स्केयर, या हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है जितनी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी मतलब जितनी ज्यादा तेजी से वो मूव करेंगे रैंडम मोशन ज्यादा तेज होगी उतना वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं गैस का तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो बढ़ जाती है, मोशन बढ़ती है तो वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर भी ज्यादा लगाते हैं, उस वॉल को डैमेज भी ज्यादा करेंगे, प्रेशर बढ़ जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।